एक नई कहानी में आपका स्वागत है। आज ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा होने के कारण मैं थका हारा घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसको देखते ही मैं समझ गया कि ज़रूर कोई बात है, इसलिए सुहाना इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुँह धोए और उससे चाय की मांग की। उसने बिना कुछ बोले मुझे चाय लाकर दे दिया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, सुहाना क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसके स्कूल के क्रिकेट टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने का और 8 बजे आने का, फिर चद्दर ताक के सो जाने के अलावा किसी बात की चिंता नहीं रहती है, और ना ही कोई मेरा ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने पैर ज़रूरत से ज़्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं। एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़रें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा ही दुर्भाग्य तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊँ कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसलिए वहीं पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं? मैं बैठा बैठा अपनी परिस्थितियों से दो चार हो ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसा मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आते और गुर्दी गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अचानक आए हैं तो ज़रूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर आए होंगे। मैंने भी नज़रें चुराते हुए एक बार सुहाना की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नज़रें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर कर उन्हें बैठने को कहा। सुहाना ने भी उनको प्रणाम किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। सुहाना तो मुँह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दे, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चे को बुला के उनके पास किया और ख़ुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पापा से नज़रें मिलाकर उनसे बात कर सकूं। मैं किचन में आया तो सुहाना ने कहा, पिताजी ज़रूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हमें याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद नहीं करता, देने के नाम पर उनका नंबर आता है, और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये सब सुहाना कभी नहीं बोलती, पर इस बार हमारे घर की तंगहाली इस लेवल में थी कि हमें मरने के लिए जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतज़ाम ना के बराबर ही था।
एक तरफ सुहाना लगातार मुझसे बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। मैंने सुहाना को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। पापा क्या सोचेंगे, इसलिए अभी जब तक पापा है तब तक शांत रहना। सुहाना समझदार थी, पर हमारे घर की आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या फिर खुद को गिरवी रख के? अपने तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं, पापा जी को कहाँ से दोगे? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ। अब सुहाना शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसलिए अभी की गाड़ी से ही वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीने से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी मुसीबत में होते हो। ये तुम्हारे बचपन की आदत है, इसलिए माँ के जोर देने और मुझे मुन्ना मुन्ने की याद सता रही थी, इसलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अवाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक नज़र सुहाना को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी, और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो चुकी थी। लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। अब पापा ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरे ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निःशब्द ही खड़ा रहा। पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अब इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण ना कर सको। वैसे भी इस बार फसल अच्छी हो गई थी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई। अब उन्होंने सुहाना की ओर इशारा करते हुए कहा, बहू का और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो, देखो कितनी कमज़ोर हो रही है, और अपना भी। उन्होंने मेरे हाथ में पैसे रख दिए। मेरी आंखें भर आई थी और वो बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। पर अब अंतर इतना होता था कि उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी। फिलहाल सुहाना और मैं दोनों ही गलत साबित हो चुके थे, इसलिए खुद की नज़रें खुद से ही नहीं मिला पा रहे थे। पापा सुबह की गाड़ी से गांव निकल गए। माता पिता ऐसे होते ही हैं जो बिना कहे हमारे दर्दों को समझ जाते हैं।